तो फिर आज का पहला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। भौतिक अधिशोषण को भी पढ़ चुके हम लोग, रासायनिक अधिशोषण को भी पढ़ चुके। डिफरेंस लिखने के लिए मैंने एक और भौतिक अधिशोषण के कुछ नंबर्स लिख दिए हैं और दूसरी ओर लिख दिए हैं रासायनिक अधिशोषण के। सभी को पहले नंबर पर अगर देखें हम लोग, सभी को पता होगा कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? वान डर वाल्स फोर्स। वीक फोर्स होता है, कमजोर होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। और यही बात अगर रासायनिक अधिशोषण में देखें तो रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बॉन्ड बनता है? सह संयोजक बंध, या उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। अब दोनों में से अगर बात होती है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, कौन सा बॉन्ड वीक था, तो भौतिक अधिशोषण में बना आबंध वान डर वाल्स फोर्स जो है ये कमजोर है, और रासायनिक अधिशोषण में बना रासायनिक आबंध जो सह संयोजक आबंध भी है, ये अपेक्षाकृत कैसा होता है? मजबूत होता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है सेकेंड नंबर, इसकी प्रकृति अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट प्रकृति का मतलब है भौतिक अधिशोषण, कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। कोई भी गैस हो किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, चिपक सकती है, एकत्रित हो सकती है। तो कहता है कि इसकी प्रकृति अविशिष्ट होती है, कोई विशिष्टता नहीं, चाहे जो गैस हो वो अधिशोषक की सतह पर चिपक सकती है वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट। कुछ विशेष गैसें ही कुछ विशेष अधिशोषक की सतह पर क्या हो सकती हैं? चिपक सकती हैं। हर एक गैस हर एक अधिशोषक की सतह पर नहीं चिपक सकती। रीजन है क्योंकि चाहे जो गैस हो वो अधिशोषक के साथ आसानी से वान डर वाल्स फोर्स बना सकती है, लेकिन चाहे जो गैस हो अधिशोषक के साथ रासायनिक आबंध बनाने में सक्षम नहीं है। कोई भी गैस किसी विशेष पदार्थ के ही साथ रासायनिक बंध बना सकती है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण के लिए कुछ गैसों की मात्रा कैसी है? नियत है। कुछ गैसों की संख्याएं नियत है, केवल वही गैसें रासायनिक अधिशोषण कर सकती हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखते हैं, कहता है उत्क्रमणी होती है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा था कि वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू अधिशोषक और अधिशोष से जुड़े होते हैं, ये बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। और क्योंकि आसानी से तोड़ा जा सकता है तो क्या हो सकता है? अधिशोषण भी हो सकता है और विशोषण भी हो सकता है। अधिशोषण और विशोषण एक दूसरे की अगर देखा जाए वो बिल्कुल उल्टी प्रक्रियाएं हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। लेकिन जब यही बात रासायनिक अधिशोषण के लिए हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में बेटा बनता था सह संयोजक आबंध, और इस बंध को आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। तो हो कह सकता था कि इस दौरान केवल अधिशोषण हो सकता था, विशोषण नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने लिखा कि रासायनिक जो अधिशोषण है ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एक बार वान डर वाल्स एक बार सहसंयोजक बंध बन तो जाता है, लेकिन फिर वो आसानी से टूटता नहीं। इसलिए केवल अभिक्रिया एक ही दिशा में होती रहती है और हम उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने लिखा था कि क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। अगर मैं याद दिलवाऊं तो हम लोगों ने लिखा था जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा वो गैस शीघ्रता से द्रव के रूप में बदल जाती है, और वो भौतिक अधिशोषण कैसा करती है? अधिक मात्रा में दिखाती है। लेकिन जब यही बात रासायनिक अधिशोषण के लिए आ जाए तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये क्रांतिक ताप पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। गैस का क्रांतिक ताप कुछ भी हो, रासायनिक अधिशोषण से उसका कोई मतलब नहीं। रासायनिक अधिशोषण से क्या किस चीज का मतलब है? रासायनिक अधिशोषण से बस इस बात का मतलब है कि गैस अधिशोषक के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बना सकती है। तो मैंने इसलिए लिखा भी है क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता। रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि गैसीय अणुओं द्वारा आबंध बनाने की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी गैस के अणु में क्षमता है कि वो अधिशोषक के साथ शीघ्रता से रासायनिक बंध बना सकता है, अधिशोषण अधिक होगा। लेकिन अगर किसी गैस की अणुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वो शीघ्रता से सहसंयोजक बंध बना ले अधिशोषक के साथ, तो क्योंकि उस गैस के अणुओं में अधिशोषक के साथ आबंध बनाने की क्षमता नहीं है, गैस के ऐसे अणुओं का पर अधिशोषण कैसा होता है? कम। तो रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि गैस का मॉलिक्यूल कितनी शीघ्रता से अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बना सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, मैं रासायनिक बंध कह देता हूं तो भी ठीक है, सहसंयोजक बंध कह देते हैं तो भी ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलिए, ये वाला नंबर तो सभी को याद हो जाता है कि जब भी कभी अधिशोषण होता है तो गैस के अणुओं की ऊर्जा कम होती है और तब
गैस के अणु अधिशोषण की सतह पर चिपकते हैं। तो अधिशोषण के दौरान, भौतिक अधिशोषण के दौरान गैस के अणु केवल कितनी ऊर्जा त्यागते हैं? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी त्यागते हैं। हाँ, कभी कभी इस बात को भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 टू -40 जूल एनर्जी। डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 टू -40। तो -20 या -40 इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि अणु ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर माइनस में भी लिख के आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अमाउंट लिखी है। अच्छा, रासायनिक अधिशोषण में भी एक बात सोचने वाली थी। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनता था और रासायनिक आबंध बनाने के लिए अणुओं को बहुत सारी एनर्जी त्यागनी पड़ती है। तो क्योंकि बहुत सारी एनर्जी त्यागनी पड़ती है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू या उसको क्या कहते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी की वैल्यू 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। नेक्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं, कहता है निम्न ताप पर ही संपन्न है। बिल्कुल सही है। देखो, एक अभिक्रिया हम लोगों ने ऐसी लिखी थी, शायद आपको याद आ जाए थोड़ी बहुत। क्या लिखा था? हमारे पास एक क्या है? गैस। ये लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर चिपकना है इसको। मेरे पास एक लिक्विड सॉलिड है, इस गैस को सॉलिड की सरफेस पर चिपकना है। देखो, ऐसा अभिक्रिया लिखी थी। फिर हमने इधर लिखा था गैस बाय लिक्विड, सॉलिड, और प्लस लगाकर हमने लिख दिया था एनर्जी। इसका मतलब है गैस का पार्टिकल जब सॉलिड की सतह पर आकर चिपकता है, अर्थात अधिशोषण होता है, अभिक्रिया के दौरान क्या मुक्त होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। और क्योंकि भौतिक अधिशोषण था, अगर आपको याद होगा तो बेटा यहां पर अभिक्रिया में एरो का साइन कैसा था? रिवर्सिबल था। और रिवर्सिबल होने पर कहता है निम्न ताप पर संपन्न होती है। निम्न ताप पर क्यों संपन्न होती है? क्योंकि अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी। अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो साम्यावस्था किस दिशा में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगी? पश्च दिशा में। अगर पश्च दिशा में वेग को बढ़ा देगी तो गैस अलग हो जाएगी और सॉलिड सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? अलग। और आपको हो गया अधिशोषण तो धीमा हो गया, लेकिन हमें अधिशोषण कैसा करना है? तीव्र। अगर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण धीमा हो रहा है तो ताप घटाने पर अधिशोषण कैसा हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। इसे मैंने कहा कि निम्न ताप पर ही संपन्न होता है। अगर आपको अच्छा अधिशोषण करवाना है तो आपको कैसा टेम्परेचर देना पड़ेगा? निम्न ताप। अगर कभी इसका कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इससे आ जाता है कि क्या कारण है कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर ही संभव है, तो उसको बताओ। क्योंकि भौतिक अधिशोषण एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अगर इसके ताप की वृद्धि कर देते हैं तो फिर अधिशोषण नहीं, विशोषण की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अतः हमें अधिशोषण अधिक मात्रा में करने के लिए टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए? कम। तो निम्न ताप पर संपन्न होता है। इधर की ओर जस्ट अपोजिट लिखा होगा उच्च ताप पर संपन्न। अभी बात आती है उच्च ताप पर क्यों संपन्न होगा। देखो, एक सामान्य सी बात है, रासायनिक अधिशोषण में पूरा ऐसा ही रहेगा, बशर्ते ये रिवर्सिबल एरो क्या हो जाता है? हट जाता है। उच्च ताप पर संपन्न करने के लिए इस दुनिया में एक एनर्जी होती है, वैल्यू अगर देखा जाए, सक्रियण ऊर्जा। इसका पहले भी शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है अगर सक्रियण ऊर्जा का तो सुनो। जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है, नॉर्मल सी मैं बात बताता हूं, तो उस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एक न्यूनतम योग्यता आपको दे देता है। क्या देता है? कहता है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वे बच्चे फॉर्म को नहीं भर पाते हैं जो हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास है। अर्थात हाई स्कूल और इंटर वालों के एनर्जी लेवल कैसा है? लो, और चाहिए उसको ग्रेजुएट लेवल की। लेकिन वे बच्चे उस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, या तो जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या पीएचडी कर सकते हैं। जैसे हायर एनर्जी वाले जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। मैं क्या सोचता हूं, प्रत्येक अधिशोषण के लिए एक सक्रियण ऊर्जा भी ऐसे ही वैल्यू है। अगर गैस और सॉलिड दोनों की एनर्जी सक्रियण ऊर्जा की से कैसी है? कम। अगर सक्रियण ऊर्जा से कम है तो ये गैस का पार्टिकल और ये सॉलिड के पार्टिकल आपस में अभिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि गैस और सॉलिड दोनों की एनर्जी सक्रियण ऊर्जा से कैसी है? कम। इन दोनों को आपस में चिपकने के लिए इन दोनों की एनर्जी कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए? सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक प्रक्रमों को कंप्लीट करने के लिए, मैं अधिशोषण की बात नहीं कर रहा, किसी भी रासायनिक प्रक्रम को कंप्लीट करने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका मतलब हमें इन अणुओं की ऊर्जा को भी कैसा करना होगा? बहुत अधिक।
अगर इन अणुओं की एनर्जी को हम सक्रियण ऊर्जा के बराबर ले आएंगे तो ही रासायनिक अधिशोषण हो सकता है। और क्योंकि रासायनिक प्रक्रम है सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू बहुत हाई होगी, तो हम लोगों को गैस और सॉलिड दोनों की एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ाना होगा। और आप सभी जानते हैं गैस और सॉलिड की एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तभी मैंने यहां लिख रखा है कि इस प्रकार के प्रक्रम को कहां पर संपन्न होता है, जब उच्च ताप होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सक्रियण ऊर्जा तक अपनी एनर्जी को पहुंचा पाता है तो वही वो अभिक्रिया कर सकता है। अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों में से कोई मॉलिक्यूल ऐसा सोचे कि हमारी एनर्जी सक्रियण ऊर्जा से कैसी रहे, कम, और अभिक्रिया करने असंभव है, ये तो वो वाली बात हो गई कि ग्रेजुएशन से फॉर्म निकला था, आपकी योग्यता जो थी वो हाई स्कूल थी, ये वो कंडीशन है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको भी अपनी ग्रेजुएशन वाली एनर्जी लेवल को कहां पे ले जाना होगा, सॉरी हाई स्कूल वाली एनर्जी लेवल को कहां ले जाना होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर। सेम इन दोनों की एनर्जी को भी उठाकर कहां ले जाना होगा, सक्रियण ऊर्जा तक, क्योंकि रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रमों की सक्रियण ऊर्जा भौतिक प्रक्रमों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मैं तुरंत समझ गया कि हम लोगों को भी गैस और लिक्विड की एनर्जी को सक्रियण ऊर्जा तक ले जाना है, और सक्रियण ऊर्जा तक ले जाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हम एनर्जी कैसे देंगे इनको, हाई टेम्परेचर से। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखने वाला एक है कि उच्च ताप पर संपन्न क्यों होती है। तो बताओगे कैसे बताओगे, कहोगे रासायनिक प्रक्रमों के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कैसा होता है, उच्च। अतः गैस और ठोस पदार्थों को सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए हम इन्हें उच्च ताप देते हैं, उच्च ताप पाकर ही ये सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचते हैं। और क्योंकि उच्च ताप पाकर सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचते हैं, अर्थात ये विक्रिया कब संपन्न होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है। बिल्कुल ऊष्माक्षेपी है, पश्च दिशा में विक्रिया संपन्न होती है, और ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होने के कारण इसकी जो अधिशोषण की मात्रा है वो घट जाती है, रिवर्सिबल बना देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 7 नंबर पे यहां क्या लिखा है, लिखा है ताप की वृद्धि पर पहले अधिशोषण तीव्र होता है और इसके पश्चात अधिशोषण की दर कैसी हो जाती है, कम। एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, गैस प्लस सॉलिड, क्योंकि मैंने वहां सॉलिड पर एग्जांपल लिखा है, मैं यहां भी सॉलिड पर एग्जांपल लिखूंगा, एरो गैस बाई सॉलिड। इसका मतलब गैस का पार्टिकल सॉलिड पे चिपक गया और प्लस क्यू, ये एनर्जी की अमाउंट कैसी रहती है, बहुत उच्च। अच्छा, इन दोनों प्रक्रमों में या इन दोनों रिएक्शंस में कोई डिफरेंस समझ में आता है? हाँ, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम था, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, गैस केवल सॉलिड की सरफेस पर चिपक सकती है, लेकिन गैस सॉलिड की सरफेस से अलग नहीं हो सकती। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी अधिशोषण की गति कैसी हो जाएगी, तीव्र। लेकिन अब फिर आपने क्या किया है, अणु सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच गए और वो सरफेस पर चिपक कर अधिशोषण विक्रिया कर भी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उसका टेम्परेचर बढ़ाए पड़े। तो सक्रियण ऊर्जा पर पहुंचने के बाद अगर आप लगातार एनर्जी को बढ़ाते रहोगे बाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, फिर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो निगेटिव इफेक्ट कैसा पड़ेगा, किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसा होगा अधिशोषण बंद हो जाएगा, नहीं, फिर अधिशोषण की गति तीव्र नहीं होगी, बल्कि कैसी हो जाएगी, धीमी। अभी पार्टिकल बहुत तेज तेज से चिपक रहे थे, भी पार्टिकल के चिपकने की गति कैसी हो जाएगी, धीमी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, कभी कोई पूछे क्या कोई पार्टिकल सरफेस से छूटेगा, नहीं। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि ये प्रक्रम कैसा है, उत्क्रमणीय। तो ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, जैसे ही ताप वृद्धि करते हो, सक्रियण ऊर्जा की एक निश्चित सीमा तक अधिशोषण की गति बढ़ेगी, लेकिन सक्रियण ऊर्जा पर पहुंचने के बाद भी आप उसको गर्म करे हो, आप गर्म करे पड़े हो, उसको सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचाना था, लेकिन आप उसको गर्म ही करे पड़े हो, टेम्परेचर और बढ़ाए पड़े हो। तो फिर सक्रियण ऊर्जा की निश्चित सीमा के बाद अभिक्रिया पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब जो अभिक्रिया तेज गति से हो रही थी, अभिक्रिया अभी भी वही होगी, बशर्ते कौन सी गति से होगी, धीमी गति से। तो इसका कभी कभी आंसर ऐसा भी लिख देता है, कहता है प्रारंभ में, सॉरी इसका कहता है रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण तीव्र गति से होता है और कुछ समय पश्चात इसकी गति धीमी पड़ जाती है, क्यों? तो बताते हैं, कहते हैं सक्रियण ऊर्जा की उच्चतम सीमा को भी ताप पार कर जाता है।
और जब वो सीमा को भी पार कर गया तो फिर इफेक्ट निगेटिव हो जाता है और सक्रियण का और अधिशोषण का काम धीमा पड़ जाता है। अगला नंबर लिखते हैं सक्रियण ऊर्जा कम होती है। बिल्कुल सही है, सक्रियण ऊर्जा, अच्छा सोचो सक्रियण ऊर्जा कम है तो कम ताप पर ही अधिशोषण कराया जा सकता है। कहां लिखा है? निम्न ताप पर ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा कम थी, थोड़ा सा ही टेम्परेचर देकर अब संपन्न करा लिया अभिक्रिया। बेटा इसके सक्रियण ऊर्जा का मान उच्च है ना? क्यों उच्च है? हाँ, अधिक टेम्परेचर देकर इसको कंप्लीट कराया जा सकता है, क्योंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक था, तभी तो इसको ज्यादा टेम्परेचर लगता था। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण ही नहीं बढ़ता है, रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ठीक है, दोनों अधिशोषण बढ़ते हैं। ये नंबर तो दोनों के लिए सिमिलर है, बिल्कुल सेम, कि भौतिक अधिशोषण ही नहीं बल्कि रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर कहता है दाब वृद्धि पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। अभी ध्यान देने वाली बात है, इसका आंसर क्या बताओगे? कैसे आया क्वेश्चन, मैं पूछता हूं। कहता है दाब वृद्धि पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन दाब की वृद्धि पर रासायनिक अधिशोषण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? तो बोलता है, कहता है दाब को बढ़ा करके अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य वांडर वाल्स फोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन दाब को बढ़ा करके अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य कौन सा बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता? सहसंयोजक, या फिर कौन सा बॉन्ड नहीं बनाया? रासायनिक बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता। पूछता है क्यों रासायनिक बॉन्ड नहीं बना सकते? क्योंकि रासायनिक बॉन्ड जो है वो अणुओं के डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रैक्शन से बनता है, और प्रेशर में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रैक्ट कर दे या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दे। मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज कर सकता है। देखो मैं अभी भी कहता हूं, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज कर सकता है, वांडर वाल्स फोर्स बना सकता है, और वांडर वाल्स फोर्स बना सकता है तो भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। लेकिन दाब बढ़ाने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता दाब, कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए, भाई दाब बढ़ाने पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपके पास ये पेन है, अब मेरे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है, अगर इसको, और ताकत है भी लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, घाटा हो जाएगा इसको। अगर इस पर प्रेशर लगाएंगे तो इसको प्रेशर लगाकर इसको मैंने मोड़ दिया, अब आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रैक्शन हुआ या प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स का हुआ? आप कहोगे मॉलिक्यूल्स का। इसका मतलब प्रेशर से मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट डाला जा सकता है, और क्योंकि प्रेशर से मॉलिक्यूल पर इफेक्ट डाला जा सकता है, मॉलिक्यूल वांडर वाल्स फोर्स बना सकता है। लेकिन अगर मैं इस पर प्रेशर इफेक्ट अप्लाई करूं और फिर मैं किसी से पूछूं क्या मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रखा है, बताओगे सर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रासायनिक बंध बन नहीं सकता, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, ग्रहण करना या साझा करना कैसा हो जाता है? जरूरी। और दाब बढ़ाकर ये तीनों काम नहीं किए जा सकते हैं। तो दाब की वृद्धि पर रासायनिक अधिशोषण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नंबर लिखता है बहुपरतीय होता है। इसका अर्थ क्या है? बहुपरतीय अर्थ ऐसा होता है, अब देखो इस डस्टर की सतह पर इंक के बहुत सारे पार्टिकल चिपक गए हैं, और इतने पार्टिकल चिपकने के बावजूद भी अगर हम यहां पर बोर्ड पे कोई चीज लिख देंगे और फिर इस पर डस्टर बेटा चलाएंगे तो ये डस्टर इसको मिटा देगा, अर्थात ये पार्टिकल फिर चिपक गए। मैं क्या सोचता हूं, ये तो भौतिक अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण में इंक की एक लेयर इस पर चिपक गई थी, अब मैंने इसको मिटाते हुए एक और लेयर डस्टर पे चिपका दी, फिर इसको लिखेंगे एक और लेयर डस्टर से चिपका दी, तो जितनी लेयर्स मैं डस्टर से मिटाता रहूंगा उतनी लेयर डस्टर पर क्या होती रहेंगी? क्या एक लेयर चिपकी है कि बहुत सारी लेयर चिपक गई हैं? बहुत सारी लेयर चिपक सकती हैं, इसलिए इस पर लिखा ये कैसा परती होता है। बहु का मतलब इसमें इस अधिशोषण के दौरान बहुत सारी परतें एक साथ एक दूसरे पर क्या हो सकती हैं? अधिशोषित हो सकती हैं, चिपक सकती हैं। लेकिन रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो केवल कैसा होता है? एकल परती। अच्छा, एकल परती भी रीजन है। एकल परती इसलिए होता है कि जैसे ही एक परत ने अधिशोषक के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिए, अब उसकी परत पूरी तरीके से क्या हो गई? ढक गई। अब बाहरी सरफेस जो है वो मॉलिक्यूल से बनी है, ये अब अगले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो केवल अधिशोषक की सतह बॉन्ड बनाती है। तो एक बार मॉलिक्यूल सिंगल परत के फॉर्म में रासायनिक अधिशोषित हो सकता है, लेकिन उस परत के बाद दूसरे मॉलिक्यूल उस परत पर अधिशोषित नहीं हो सकते हैं।
तो ये भौतिक अधिशोषण में कई परतें बनाई जा सकती थी, रासायनिक अधिशोषण में कई परतें नहीं बनाई जा सकती। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, घरों में जो पुताई होती है ये मेरे ख्याल से कहेंगे तो 10-10, 15-15 साल से लगातार उसी के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। कौन सा अधिशोषण होता है? रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण की भौतिक लगातार परत के ऊपर परत चढ़ाई जा सकती है भौतिक अधिशोषण के थ्रू। तो ये बहुपर्ती होता है, ये एकल परती होता है। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा इसको सही कर लो, बढ़ता है। तो ये गलत लिख गया था हमसे, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखो, हमने बताया था बढ़ता है लेकिन लिखाया था घटता है। तो वो बताने वाली बात पर इस बार ध्यान दिया जाएगा कि बढ़ता है बेटा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो हमेशा बढ़ता है। अभी कोई प्रॉब्लम है इस पर? वो हमसे गलत लिख गया है, उसको अपना सही कर लेना। अब बेटा अगला हम लोगों के यहाँ आर्टिकल है, कहता है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम अधिशोषण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अधिशोषण की मात्रा को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। पहला ही इफेक्ट मैंने लिख रखा है, ठोस अधिशोषक की प्रकृति। कहता है ठोस अधिशोषक में ऐसा कौन सा नेचर होना चाहिए जिससे अधिशोषण की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपने बिल्कुल पढ़ रखा था, एक आर्टिकल पढ़ रखा था, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर्स। आपने बताया था उत्प्रेरक के वे हिस्से जहां दरारें होती हैं, खरोंच होती है या खुदरी सतह होती है, वहां पर उत्प्रेरक के ऐसे क्षेत्र कहलाते, अधिशोषक के ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं सक्रिय केंद्र। और सक्रिय केंद्र पर अधिशोषण की जो अभिक्रिया होती थी वो अन्य स्थानों की अपेक्षा कैसी होती थी? अधिक। तो अगर यदि कोई ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिक से अधिक मात्रा में सक्रिय केंद्र हैं तो फिर वहां अधिशोषण भी कैसा होगा? अधिक होगा। तो इस बात को लिख लेते हैं। यदि किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर सक्रिय केंद्र, और बेटा इस बात को भी लिखेंगे कि हम सक्रिय केंद्र किनको किनको मानते थे। दरार को मानते थे सक्रिय केंद्र, किनारे को मानते थे या किनारा मानते थे सक्रिय केंद्र, और किसको मानते थे? और मानते थे कोने को सक्रिय केंद्र, और खुदरी सतह को। इन सभी चीजों को क्या मानते थे? सक्रिय केंद्र। तो कहता है यदि किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर सक्रिय केंद्र की संख्या अधिक है तो इस ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सतह पर अधिक मात्रा में अधिशोषण होगा, अधिक मात्रा में अधिशोषण होगा या ऐसे भी लिख सकते हैं अधिशोषण की दर तीव्र होगा या अधिशोषण की दर तीव्र होगी। दर का मतलब गति या वेग। की दर तीव्र होगी। ये पहला इफेक्ट हो गया बेटा कि अधिशोषक ठोस अधिशोषक की सतह पर बता देगा, पहला इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है प्रक्षीय क्षेत्रफल। जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं सरफेस एरिया।
इसको भी देख लेते हैं, सरफेस एरिया क्या इफेक्ट डालता है। वैसे तो मैंने पहले से बता रखा है कि सरफेस एरिया चाहे भौतिक अधिशोषण की बात करें या रासायनिक अधिशोषण की बात करें, इन दोनों ही प्रकार के अधिशोषण में अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है अधिशोषक का, तो बेटा अधिशोषण अधिक मात्रा में होगा। इसको दोनों को हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई, क्योंकि अधिशोषण कहाँ होता है, अधिशोषक की सतह पर। छोटी सतह होगी कम अधिशोषण हो पाएगा, बड़ी सतह होगी अधिक अधिशोषण हो जाएगा। तो हम इस बात को तो आसानी से जानते हैं, इसको लिख भी लेते हैं। क्या किसी भी प्रकार के अधिशोषण में, किसी भी प्रकार का मतलब है भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी प्रकार के अधिशोषण में यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो इस दशा में अधिक मुक्त पृष्ठ पाए जाने के कारण, अधिक मुक्त पृष्ठ पाए जाने के कारण अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। अधिशोषण की मात्रा, या ऐसा बोल सकते हैं अधिशोष के ज्यादा से ज्यादा अणु अधिशोषक की सतह पर चिपक जाएंगे, अधिक होगी। दोनों चीजें बोल सकते हैं बेटा। तो ये सेकेंड इफेक्ट हो गया। जब हम लोगों से पूछ लेता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या इफेक्ट होगा, हम बताते हैं किसी भी प्रकार के अधिशोषण में हो, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो अणुओं को सतह पर चिपकने के लिए जगह ज्यादा मिल जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण होता है। नेक्स्ट नंबर आता है, कहता है गैस की प्रकृति। इधर लिख लेते हैं, गैस की प्रकृति, या बेटा कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं अधिशोष्य की प्रकृति, क्योंकि गैस अगर किसी ठोस की सतह पर चिपकती है तो गैस हो गई अधिशोष्य। तो मैंने लिखा है गैस की प्रकृति या अधिशोष्य की प्रकृति, या इसी को बोल सकते हैं नेचर ऑफ गैस। अब बेटा नेचर ऑफ गैस वाला अगर फैक्टर देखेंगे तो ये फैक्टर तो दोनों प्रकार के अधिशोषण के लिए अलग अलग है। कैसे अलग है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। भौतिक अधिशोषण को भी केवल ध्यान देंगे, और भौतिक अधिशोषण को नाम लेते ही मेरे दिमाग में एक बात आ गई, वान डेर वाल्स बंध। और वान डेर वाल्स बंध बनाने के लिए आपने एक बात लिखी रखी थी कि वे गैसें भौतिक अधिशोषण के दौरान ज्यादा स्थायी हो जाती हैं या ज्यादा मात्रा में अधिशोषक की सतह पर चिपकती हैं, जिनका क्रांतिक ताप कैसा होता है, उच्च होता है। तो भौतिक अधिशोषण में जो गैस की नेचर चलेगा, क्या गैस का नेचर चलेगा कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक है भौतिक अधिशोषण भी अधिक दर्शाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की जब बात आएगी तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, क्रांतिक ताप मायने रखना क्या कर देता है, बंद कर रख देता है। उसमें क्या मायने रखता है, उसमें मायने रखता है कि गैस कितनी जल्दी या कितनी शीघ्रता से रासायनिक आबंध को क्या कर सकती है, बना सकती है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, भौतिक अधिशोषण पर वे गैसें ज्यादा अधिशोषण को दिखाती हैं जिनका क्रांतिक ताप कैसा होता है, अधिक। लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण की बात आती है क्रांतिक ताप बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। रासायनिक अधिशोषण में गैसों का क्या नेचर होना चाहिए, तो रासायनिक अधिशोषण में जो गैसें शीघ्रता से रासायनिक बंध बना सकती हैं उनका रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अधिक। और जो गैसें शीघ्रता से रासायनिक आबंध नहीं बना सकती हैं
उनका अधिशोषण कैसा होता है, कम। तो गैस का जब नेचर आ जाएगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अलग और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अलग नेचर है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप पर, और जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो डिपेंड करता है आबंध बनाने की क्षमता पर। तो इस दोनों को ध्यान रखना है। बाकी इस नेचर पे तो बड़ी आसानी से सब चलते चले आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन जब गैस का नेचर बोल देगा तो गैस का नेचर भौतिक अधिशोषण के लिए अलग रहना चाहिए और रासायनिक अधिशोषण के लिए अलग होना चाहिए। तो लिखते हैं इस बात को, क्योंकि आप सभी जानते ही लगभग, तो हम लिखे देते हैं। क्या लिखते हैं, भौतिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण को अधिक मात्रा में दर्शाने के लिए, अधिक मात्रा में दर्शाने के लिए गैस का क्रांतिक ताप, गैस का क्रांतिक ताप उच्च होना चाहिए, या बेटा इसको अधिक भी बोल सकते हैं, होना चाहिए। ये तो बेटा बात हो गई भौतिक अधिशोषण के लिए। लेकिन अगर हमसे रासायनिक अधिशोषण के लिए बात कहता है तो उसके लिए लिखते हैं कि परंतु वे गैसें जो अधिशोषक के साथ, वे गैसें जो अधिशोषक के साथ शीघ्रता से रासायनिक आबंध बना सकती हैं, शीघ्रता से, या ऐसा भी लिख सकते हैं सरलता से, शीघ्रता से या सरलता से रासायनिक आबंध बना सकती हैं, रासायनिक आबंध बना सकती हैं, बना सकती हैं वे गैसें अधिक मात्रा में रासायनिक अधिशोषण दर्शाएंगी, अधिक मात्रा में रासायनिक अधिशोषण दर्शाएंगी, रासायनिक अधिशोषण दर्शाएंगी। तो गैस का जब भी बेटा नेचर आएगा, आप दोनों प्रकार के अधिशोषण के लिए आप गैस का नेचर अलग अलग मानते हो। भौतिक अधिशोषण के लिए क्रांतिक ताप प्राथमिकता रखते रहता है, और रासायनिक अधिशोषण के लिए अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो प्राथमिकता देता है रासायनिक आबंध बनाने वाली गैस पर। जो गैस जितनी शीघ्रता से, जितनी सरलता से रासायनिक आबंध बना लेती है, वो गैस अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक अधिशोषण को प्रदर्शित करेगी। तो बेटा नेक्स्ट इफेक्ट है ताप का प्रभाव, या इसको हम ऐसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट तो लगभग सभी को आता होगा। मैं क्या बोलता हूं, भौतिक अधिशोषण पर पहले बात कर लेते हैं। आपको याद था भौतिक अधिशोषण में वीक बॉन्ड बनता है, और क्योंकि वीक बॉन्ड बनता है, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा देते थे वो वीक बॉन्ड क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था। और जो मॉलिक्यूल अधिशोषक की सतह पर चिपका भी होता था वो भी अधिशोषक की सतह से कहाँ जाता था, बाहर। इसका मतलब अगर भौतिक अधिशोषण है तो हमें टेम्परेचर कैसा रखना है, कम, क्योंकि उच्च ताप पर क्या होता है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। हमने इस बात को पढ़ा भी था कि भौतिक अधिशोषण के लिए अगर मैं देखता हूं, क्या मैंने यहां सबसे पहले लिख रखा है कंडीशन भौतिक अधिशोषण के लिए।
और भौतिक अधिशोषण के लिए कंडीशन क्या थी? गैस को किसके साथ लाया गया? या तो बेटा लिक्विड के साथ ले आओ और या तो बेटा सॉलिड के साथ चिपका दो। गैस को जैसे लिक्विड के कांटेक्ट में लाया गया, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की सतह पर अधिशोषित हो गए और साथ में उन्होंने मुक्त की ऊर्जा। अब इस अभिक्रिया से क्या समझते थे कि अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और अभिक्रिया रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। आप जैसे ही ताप बढ़ा दोगे, अभिक्रिया की जो साम्यावस्था होगी अभिक्रिया के वेग को पश्च दिशा में बढ़ा देगी। और पश्च दिशा में बढ़ाने का मतलब है जो गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड की सतह पर अधिशोषित भी था, वो भी गैस और लिक्विड एक दूसरे से क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। अर्थात अधिशोषण कैसा हो गया है? कम। तो भौतिक अधिशोषण पे तो ये रूल कार्य करता है, लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण की बात आती है तो वो काम करता है क्या कि अभिक्रिया फिर कैसी हो जाती है? एक डायरेक्शन में। शुरुआत में तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है और अधिशोषण की गति तीव्र हो जाती है रासायनिक वाले की। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? यही इफेक्ट कैसा होने लगता है? निगेटिव। और अधिशोषण कैसा होने लगता है? धीमा होने लगता है। तो सबसे पहले भौतिक अधिशोषण की बात करेंगे। भौतिक अधिशोषण पर यह रिएक्शन हमने लिखी है। क्या बताएंगे? भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अतः ताप वृद्धि पर ला सतालिए के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग पश्च दिशा में बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग पश्च दिशा में बढ़ जाएगा और अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी। परंतु बेटा अगर यही मैं प्रोसेस रासायनिक अधिशोषण के लिए देखता हूं तो देखो मैं लिखे भी देता हूं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? गैस का मॉलिक्यूल है, आप जब उसको लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर लाते हो, ये सिंगल डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन है, तो गैस का मॉलिक्यूल केवल लिक्विड की सतह पर चिपक सकता है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अभिक्रिया केवल एक डायरेक्शन में हो सकती है। और इस दौरान जो ऊर्जा ऊष्मा मिलती थी ये बहुत अधिक ऊर्जा होती थी। एक बात तो इससे स्पष्ट था कि गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड की सतह पर चिपककर अधिशोषण तो कर सकता है, लेकिन अधिशोषित हुई गैस कभी भी लिक्विड की सतह से बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि अभिक्रिया केवल सिंगल डायरेक्शन में हो रही थी। तो मैंने क्या बताया? ताप बढ़ाने पर सबसे पहले क्या होता था? ताप बढ़ाने पर गैस और लिक्विड की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया की स्पीड क्या होती है? तीव्र। और फिर जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हो, कितना बढ़ा देते हो? सक्रियण ऊर्जा की सीमा से अधिक, तो इसका प्रभाव निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव प्रभाव में क्या होगा? क्या अभिक्रिया रिवर्स होगी? नहीं, अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, बशर्ते उस समय अभिक्रिया का वेग कैसा पड़ जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। तो इसको बताते हैं रासायनिक अधिशोषण ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है परंतु सक्रियण ऊर्जा की निश्चित सीमा तक, सक्रियण ऊर्जा की निश्चित सीमा तक
और फिर भी अगर आपने ताप वृद्धि कर रखी है तो कहता है ताप वृद्धि पर तो बढ़ेगा सक्रियण ऊर्जा की निश्चित सीमा तक अधिशोषण। इसके पश्चात निगेटिव इफेक्ट के कारण अधिशोषण की गति धीमी पड़ जाती है। अधिशोषण की गति धीमी पड़ जाती है। तो बेटा ये हो गया इफेक्ट टेम्परेचर का। एक इफेक्ट बचता है दाब का इफेक्ट। तो एक काम करते हैं, दाब का इफेक्ट इधर लिख लेते हैं, इधर की ओर जगह बच रही है, यहां दाब का इफेक्ट लिख लेते हैं। दाब का प्रभाव। अब देखो 2 सेकंड के लिए दाब के इफेक्ट को देखते हैं। वैसे आपको सभी पता है दाब के इफेक्ट द्वारा हम कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं, वांडर वाल्स फोर्स। और दाब के इफेक्ट से क्योंकि वांडर वाल्स फोर्स बना सकते हैं इसलिए हम लोग भौतिक अधिशोषण को तो तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा दी हमने। लेकिन क्या दाब के इफेक्ट से रासायनिक बंध को बनाया जा सकता है? नहीं। और क्योंकि दाब के इफेक्ट से रासायनिक बंध को नहीं बनाया जा सकता, अर्थात रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दाब का इफेक्ट केवल और केवल किस पर पड़ेगा? भौतिक अधिशोषण पर। तो हम इसको बताएंगे यहां पर, क्योंकि दाब के प्रभाव से केवल भौतिक आबंधों को या फिर ऐसे बोल सकते हैं वांडर वाल्स आबंधों को प्रभावित किया जा सकता है। अतः दाब वृद्धि से भौतिक अधिशोषण की गति बढ़ जाती है। परंतु हमें ये ऐसे भी बात पता है कि दाब के इफेक्ट से रासायनिक आबंध को नहीं बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे परंतु दाब वृद्धि से रासायनिक आबंध नहीं प्रभावित होते। अतः दाब का कोई भी प्रभाव रासायनिक अधिशोषण पर नहीं पड़ता। अधिशोषण पर नहीं। बेटा यही नीचे लिखने पड़ता है। तो ये बेटा ये फैक्टर हो गए जो अधिशोषण पर अपना प्रभाव डाल सकते थे। आप इनके फैक्टर्स को तैयार रखें, बाकी के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।